हर तरफ सियासी गलियारों में लोकसभा के नतीजों को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं चलती आ रही हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच हर तरफ अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो मिशन था, मिशन 25 के अंदर सेंध लगाने का, वो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें स्टार प्रचारकों की कितनी भूमिका रही और क्या ये संभव है या नहीं, इस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पायलट समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता सुशील आसोपा जी। सर, आपका बहुत 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 स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि राजस्थान के इस बार के लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहे, जी। काफी उठापटक देखने को मिली। अ, इधर से चूरू से राहुल कसवा कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से मालवीय बीजेपी में आ गए, बड़ी-बड़ी राजनीतिक घटनाएं रही। इसी बीच मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो स्टार प्रचारक रहे कांग्रेस के, चाहे से डोटासरा हो, पायलट हो या अशोक गहलोत हो, इन्होंने किस तरह से भूमिका निभाई मिशन 25 में बीजेपी के सेंध लगाने में? देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो निश्चित रूप से नीचे से लेके ऊपर तक सभी की अपनी-अपनी भूमिका होती है। हम्म। लेकिन हर स्टेट में एक शीर्ष नेतृत्व भी होता है। सचिन पायलट जी का जहाँ तक प्रश्न है, हम्म। उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी ने तय कर रखी है। वो उस दौर में केरल भी जाना पड़ रहा था, तेलंगाना भी, आंध्रा भी, जी। हिमाचल भी, कश्मीर भी, हम्म। लेकिन राजस्थान में उन्होंने पूरा समय दिया। अशोक गहलोत जी भी कई नामांकन रैलियों में गए। हम्म। ये बात अलग है कि उनको ज़्यादा समय जालोर सिरोही में जी। देना पड़ा। हम्म। डोटासरा जी भी अपने जहाँ तक उनका दायरा है, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका के रूप में बांसवाड़ा भी गए और सीकर, गंगानगर, हम्म। टोंक वगैरह। तो जाना ही चाहिए। अब कौन कितना कहाँ गया, उसका कितना असर पड़ता है, ये मापना बड़ा मुश्किल काम है, हम्म। क्योंकि एक माहौल बनता है। जी। माहौल बनता है और माहौल से को आगे तक ले जाने की प्रमुख भूमिका कार्यकर्ताओं की होती है जी। और जिसको टिकट मिली है उनकी होती है। हम्म। जिस तरह से कई जगह पायलट नहीं भी गए, उन पर कई तरह के आरोप भी लगे कि इधर पायलट नहीं आए चुनाव प्रचार के लिए, उधर नहीं गए। आप देख लीजिए बाड़मेर में जो त्रिकोणीय समीकरण बने, वहां नहीं गए। नागौर नहीं गए क्योंकि हनुमान बेनीवाल से वो दूरी रखते हैं थोड़ी। तो क्या ये सियासी वजह की वजह से पायलट नहीं गए या फिर कोई और कारण रहे? नहीं नहीं नहीं, पायलट साहब का तो खुद का इंटरव्यू है इस बारे में। हम्म। जालोर तो खुद वैभव गहलोत जी ने कहा कि मैं उसका कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नहीं हूँ। हम्म। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन से पूछो कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। हम्म। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन तो अशोक गहलोत जी खुद ही हैं। जी। अब रही पायलट जी की और कहीं जाने की बात, तो उनका टाइम टेबल ही क्लियर है कि दिल्ली अगर कह रही है कि उनको फला जगह जाना है, हम्म। और तो स्थानीय स्तर पर दिल्ली कंट्रोल रूम से प्रदेश का कंट्रोल रूम भी तो जुड़ा हुआ है ना। हम्म। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई प्रत्याशी सीधे बात करेगा कि आप आओ, तो हम्म। कैसे इग्नोर करेंगे, जी। कैसे उसको अकोमोडेट करेंगे। हम्म। वो वॉर रूम जो स्टेट का है और जो सेंट्रल वॉर रूम है, जो नेशनल स्टार प्रचारक हैं, हम्म। उनकी पोजीशनिंग नेशनल वॉर रूम करेगा, हम्म। प्रदेश वॉर रूम उनके कांटेक्ट में रहेगा। जी। ऐसा तो नहीं है ना। जी। अभी मैं चाहूँ राहुल जी आ जाएं तो आएंगे थोड़ी। वो जी। तो वॉर रूम तय करता है कि कौन कहाँ जाएगा। हुँ। इसी के साथ-साथ अगर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का आंकलन करें, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सीटें जहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो फँसा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं जानना चाहूँगी कि कौन-कौन सी आपको लगता है ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है या फिर पासा पलट सकती है? देखिए, अभी आपने ओपनिंग में ही कह दिया खुद ही हुँ। कि भाई जो मिशन 25 है बीजेपी का, उसमें सेंध तो लग गई। हुँ। और वो सेंध कितनी लग गई, जी। वो तो वैसे 4 जून को पता चलेगा। हुँ। पर मेरा ऐसा मानना है कि अंडर करंट है। 2014 का चुनाव भाजपा नहीं जीती, नरेंद्र मोदी जीते। हुँ। एक भगवान की तरह अपनी छवि बनाई कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हुँ। फिर 19 में पुलवामा और वो सब हुआ, तो उनका मैं देश की रक्षा करने वाला हूँ। अब वो 10 साल में लोग उनसे भी उकता गए, थक भी गए और उनकी परफॉर्मेंस भी देख ली। हुँ। इसलिए अंडर करंट तो है। जी। अब अंडर करंट कितनी सीटों पे कन्वर्ट होता है, जी। जहां जहां युवा किसान,
युवा, किसान और महिला हम्म, तीनों एक हो गए, वहां साफ है। जी, अब वो कितनी सीटें आती है, हम्म, मेरा ऐसा मानना है, लोग कुछ भी कहें, मेरा ऐसा मानना है 15 सीटों पर हम्म, हार बीजेपी जीत का समेटने अंतर वाली बहुत कम रहेगा। है। जी, इन 15 सीटों में से 15 की आधी सीटें तो कांग्रेस जीत ही रही है। हम्म, बाकी सीटें जो है उन पे कांग्रेस जीती तो भी कम वोटों से जीतेगी, और भाजपा जीती तो भी कम हम्म। वोटों से जीतेगी। तो इस बार कांटे की टक्कर है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बोला कि किसान, युवा, महिला जहां एक हो गए, वहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है या फिर रिजल्ट बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चाहे से राम मंदिर का मुद्दा हो या 370 का मुद्दा हो या फिर हो कोई और मुद्दा जो हावी रहे, या फिर इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई और भी ऐसे मुद्दे रहे हैं जो जनता के बीच में उस समय चल रहे थे, चुनाव के समय? ये इस देश को के चुनाव को मैं निजी रूप से 1977 से देख रहा हूँ। जी। जो अचीवमेंट गवर्नमेंट ने कर दिया, हम्म, जो उपलब्धि हासिल कर ली, बस उसको लोग भूल जाते हैं। जी। मुझे अच्छी तरह याद है, आप भी इतिहास पढ़िएगा, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए 71 दिसंबर में। हम्म, इंदिरा जी चुनाव जीती थी मार्च 71 में, और चुनाव हुआ दिसंबर 71 में, हम जीते। जी। उसके बाद इंदिरा जी ने परमाणु विस्फोट किया, परीक्षण किया हम्म, पोखरण में। वाजपेयी जी वाला तो दूसरा है, हम्म, 1974 में पहला किया, जी। 16 या 18 मई को। बावजूद उसके 1977 में इमरजेंसी की पृष्ठभूमि थी, हम्म, तो लोगों ने पहले वाले जो उपलब्धियां थी, हम्म, चाहे आपने पाकिस्तान के टुकड़े करना, कोई छोटी बात नहीं है, जी। परमाणु परीक्षण करना कोई छोटी बात नहीं है, लोगों ने उस पर वोट नहीं दिया ना। हम्म, जब राम मंदिर बना दिया तो आपने 2 चुनाव जीत भी तो लिए, जी, 370 हटा दी, तो बहुत अच्छा किया। अब आगे क्या कर रहे हो बताओ, जी। बेरोजगारी, महंगाई। तो इसलिए ये जनता की तासीर है। भारत में एक स्पेशल फिनोमिना है, व्हाट यू हैव डन हम्म, वाज योर ड्यूटी, हम्म, नो वोट्स अगेंस्ट दैट। जी। फ्यूचर में क्या होगा हाँ, और अभी करंट मुद्दे क्या चल रहे हैं, इन मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक और तमाम सारे ऐसे मुद्दे रहे जो लोगों के बीच में हावी रहे। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो सर ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होता है। तो उस दृष्टि से आपकी क्या राय है कि यहाँ पर कंपटीशन दे पाएगा विपक्ष? विपक्ष ने तो नरेंद्र मोदी जी की मारवाड़ी में हवा टाइट कर रखी है। आप देखिए, एक भी विषय पे वो भाषण नहीं दे रहे। हम्म, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र, दो भैंस में से एक भैंस हम्म, ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कल ही रामलला के दर्शन करने फिर गए हैं, हम्म, कि लोग भूल गए हैं तो याद दिला दूं, हम्म, ये मंदिर मैंने बनाया। जी, लोग अब मोदी जी जिन एजेंडा पे लड़ना चाह रहे हैं, हम्म, उस एजेंडा पे जनता इंटरेस्टेड नहीं है। जी, जनता इंटरेस्टेड जो इंडी गठबंधन हम्म, और अ, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो। जी, आप देखिए, विपक्ष के नेता जो दूसरे नेता है, वो भी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रहे जी, हैं। 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को सालाना, अप्रेंटिसशिप का एक्ट के अंतर्गत कानून मनरेगा की तरह, हम्म, और 400 रुपए मनरेगा की दिहाड़ी, और अप्रेंटिसशिप के दौरान 1 लाख रुपया, हम्म, काफी कुछ इस तरह, कृषि ऋण माफ, एमएसपी का कानून। हम्म, तो ये सब अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को। मुझे लगता है कि मोदी जी इस बार 200 पे सिमट जाएंगे। जी। तो ये तो थी आपकी राय। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो जनता के बीच चल रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि इन मुद्दों पर जनता ने वोट दिया है और अब की बार 400 पार का जो सपना है मोदी जी की सरकार का, वो शायद अधूरा रह सकता है। लेकिन होगा वही जो जनता ने मतदान के में मत डाल के पेटी में बंद करवा दिया है। और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो हम सबके सामने होगा जी, बखूबी। और किस तरह से जनता अपना फैसला सुनाने वाली है, इसका सबको बेसब्री से इंतजार है। हमको भी है, आपको भी है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन होगा उस वक्त का सिरमौर। आप जरूर बताइएगा कि इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है। क्या आपको भी लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, राम मंदिर, 370 के अलग
जिन मुद्दों पर हमने बातचीत की है, वाकई में वही मुद्दे जनता के बीच में भी चर्चा का विषय बने, उनका वोट का साधन बने। बताइएगा ज़रूर क्या सोचते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया स्टूडियो में हमसे थैंक जुड़ने यू, के लिए धन्यवाद। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।